नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, देखिएगा आज हमारा जो मेन पॉइंट है, वो हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो नवीन भूगोल है उसके बारे में। और ये राजस्थान का जो नवीन भूगोल होने वाला है, वो नवीन जिलों के अनुसार अर्थात जो नए जिले बने हैं, तो उनके अनुरूप से राजस्थान में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी राजस्थान के भूगोल में, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है। और ये कोर्स आपके लिए स्पेशली मैं बोलूं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए उपयोगी होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले हम इस आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें हम राजस्थान की कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम मेनली आज बात करने वाले हैं राजस्थान के निर्माण को लेकर और साथ में ही राजस्थान का नामकरण। और इसी मुद्दे पर आज हमारी मेन चर्चा होगी। देखिएगा, आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के बिल्कुल शुरू करते हैं और अपने साथियों के साथ में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा कि बहुत शानदार क्लासें चल रही है ना। तो जल्दी करें ताकि आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर। और यहां पर यदि हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम मेनली बात करते हैं यहां पर राजस्थान के निर्माण को लेकर। चलिए, मैं आज की हेडिंग बनाता हूं और वो हमारी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? वो हेडिंग रहेगी राजस्थान का निर्माण। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिएगा, मैं यदि राजस्थान के निर्माण को लेकर बात करता हूं कि राजस्थान का निर्माण कैसे क्या हुआ है, तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी काफी पहले, पेंजिया, पेंथालाशा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। चलिए मैं उसको आपको अच्छे से समझाता हूं कि जिससे आप चीजों को आराम से कनेक्ट कर पाओ। देखिएगा, यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं एक छोटी सी एक डायग्राम लेता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, यहां से जरा देखने का प्रयास करना। हम बात करते हैं लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व। यानी हम लोग सारे जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है दोस्तों कितना? 10 लाख। ठीक है, यहां पर कितना है? 200 मिलियन। यानी हम बात कर रहे हैं त्रियासिक काल को लेकर। यहां पर यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा यहां से कि ये वाला जो लोरेसिया है, ठीक है, लोरेसिया बोल दो या फिर इसे दोस्तों अंगारा लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंगारा लैंड। और ये नीचे वाला इसके पार्ट है, ये पूरा का पूरा जैसे लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। समझाता हूं जरा। बात करें हम लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व की, तो उस समय पृथ्वी जो थी वो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्थलखंड के रूप में कनेक्ट थी। अलग अलग महाद्वीप वगैरह कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अलग अलग महाद्वीप वगैरह कुछ भी नहीं थे, वो भी हम समझेंगे। लेकिन 200 मिलियन, ये 200 मिलियन, 220 मिलियन इनके आसपास आते आते क्या हो जाता है कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी थी जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे यानी स्थलखंड को, वो टूटने लगता है। ठीक है, और ये टूटना किस कारण से होता है? ये टूटना यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सुना है, जिसमें दो प्लेटों में आपस में विपरीत बल लगता है। ठीक है, तो दोनों प्लेटें आपस में अलग हो गई और इससे धीरे धीरे करके महाद्वीपों का निर्माण भी हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारा जो पेंजिया बोल दो यानी स्थलखंड है वो दो भागों में टूटा। एक का नाम अंगारा लैंड, दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। इसके चारों ओर हम जानते हैं कि महासागर था, लगभग 71% जल। लेकिन देखो होता क्या है कि इस स्थलखंड के दो भागों में टूटने से बीच में जो जगह आई और वहां पर जो महासागरों का जल आया, उस महासागरों के जल को नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया दोस्तों? टेथिस सागर। क्लियर है? चलिए, मैं अब आपको अपने मेन मुद्दे पर लेके चलता हूं। उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी पृथ्वी थी टोटल। ओके, और जब पृथ्वी की बात कर ही रहे हैं तो पृथ्वी पे आप मान के चलिए कि इसका लगभग 71% जो पार्ट है उसमें तो महासागर है।
और ये वह में बीच में है, मैं मान लेते हैं कि ये वाला भूखंड है, यानी ये वाला एक प्रकार से मैं बोलूं तो इसे हम नाम दे सकते हैं स्थलखंड का, स्थलखंड। और ये वाला जो है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन दोस्तों क्या कहलाएगा? जलखंड कहलाएगा। ठीक है, जलखंड। यहां पर यदि आप देख पाए तो जलखंड का जो मेनली पार्ट है वो दोस्तों 71% है। वहीं पे मैं स्थलखंड की बात करता हूं तो मात्र 29% है, यानी 29%। देखिएगा, आपने नाम सुने हैं पेंथालासा पेंजिया का। एक्चुअल में वो नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो अल्फ्रेड वेगनर है ना, जर्मनी के थे। देखिए, उन्होंने क्या किया कि ये जो स्थलखंड है, ये स्थलखंड, इस स्थलखंड को तो उसने कहा पेंजिया। क्या कहा दोस्तों? पेंजिया कहा। और ये जो जलखंड है, इस जलखंड को भी उसने नाम क्या दिया? जलखंड को नाम दिया उसने पेंथालाशा, पेंथालासा। यानी मैं एक प्रकार से मैं बोल लूं तो जितने भी महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों को नाम दिया गया पेंजिया, और महासागर और सागर वगैरह है उनको नाम दिया गया दोस्तों पेंथालासा। और ये नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर है। यानी मैं एक प्रकार से बोल लूं तो पेंजिया शब्द और ये पेंथालासा शब्द, ठीक है, ये दोनों शब्दों की हम बात करें तो ये शब्द कैसे हैं? जर्मन शब्द है। कैसे हैं? जर्मन शब्द। और इन दोनों जर्मन शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम दोस्तों क्या है? उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। अभी हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम महाद्वीपीय जो विस्थापन वगैरह है वो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम राजस्थान का एक बेसिक सा परिचय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पेंजिया और पेंथालासा नाम देने वाले जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेंथालासा और पेंजिया जो शब्द हैं वो एक्चुअल में जर्मन शब्द हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई? चलिएगा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। इसी कड़ी में थोड़ा सा आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो क्या होता है, जरा समझते हैं इस मुद्दे को। देखिएगा, जो स्थलखंड था, स्थलखंड मेनली क्या होता है कि दो पार्टों में टूट जाता है। दो पार्टों में टूटता है सर्वप्रथम। और दो पार्टों में टूटने के बाद में ऊपरी जो पार्ट है इसे दोस्तों नाम दिया गया उत्तरी पेंजिया। क्या नाम दिया गया? उत्तरी पेंजिया। नीचे वाले पार्ट को दोस्तों कहा गया दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया। थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि उत्तरी पेंजिया को ही नाम दिया गया था अंगारा लैंड या लोरेसिया। अंगारा लैंड और या लोरेसिया। नीचे वाले को नाम दिया गया था गोडवाना लैंड। गोडवाना लैंड। अब यहां से चीजों को कनेक्ट करना है। आप सभी को पता है कि ये बीच वाला जो पार्थ पोर्शन है, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया के बीच वाला, जो पेंथालासा था पहले तो, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य जो है उसे नाम देते हैं हम टेथी सागर का, या फिर एक प्रकार की ये भूसन्नति है ना, तो इसे हम भूसन्नति भी कह सकते हैं ना। एक्चुअल में भूसन्नति नाम है वो भी अल्फ्रेड वेगनर ने ही दिया है। यहां तक की बात हो गई। अंगारा लैंड, गोडवाना लैंड, उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया। अब देखिएगा क्या होता है, ये जो उत्तरी पेंजिया है, ठीक है, फिर ये भी धीरे धीरे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप है उनका निर्माण होता है। दक्षिणी पेंजिया में जो मेनली दक्षिणी गोलार्ध के हैं उनका निर्माण होता है। यदि आप उत्तरी पेंजिया में बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे हैं जिनका निर्माण हुआ होगा उत्तरी पेंजिया से, तो उत्तरी पेंजिया से मैं बात करूं तो देखिएगा, एक तो आता है उत्तरी अमेरिका जिसका इससे निर्माण हुआ है। दूसरा मेनली आप देखेंगे तो आपको मेजर रूप से यूरोप नजर आएगा। और एक मैं बात करूं यहां पर तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश पार्ट। वहीं पे
आप दक्षिणी पेंजिया की बात करते हैं कि सर दक्षिणी पेंजिया की बात करें तो दक्षिणी पेंजिया में कौन कौन आएगा? तो दक्षिणी पेंजिया में इसके अलावा जो चारों महाद्वीप बच गए, इसका मतलब कौन कौन से महाद्वीप हमारे बच चुके हैं? कि सर एक तो बच गया है हमारा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा बात करें तो एक अफ्रीका है, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम बात करें तो एक हम बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका। एवं भारत। और भारत मेनली कौन सा? भारत मेनली कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत है ना। ये ले लीजिए, मैं कोष्टक में कर देता हूं, या फिर आप प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जिसे पढ़ते हैं ना। तो इनका निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक की जो बातें हैं वो आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। दूसरी चीज देखिएगा, ये 33 भूषण नदी है और इधर की ओर देखें तो नीचे की ओर गोंडवाना लैंड है। तो यहां से कुछ चीजों को मैं और कनेक्ट करता हूं, जरा समझना। मैं बात करूं 33 भूषण नदी, 33 भूषण नदी। तो 33 भूषण नदी से हम बात करें राजस्थान के पार्ट का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक तो आ जाएगा यहां पर थार का मरुस्थल। कौन सा आ जाएगा भाई? थार का मरुस्थल। और दूसरा मैं यहां पर मैं बात करूं तो राजस्थान का पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान किसका है? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्वी मैदान की। तो एक्चुअली थार का मरुस्थल का निर्माण और राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण वो दोस्तों किससे हुआ है? वो हुआ है 33 भूषण नदी, या फिर हम नाम दे सकते हैं कि 33 सागर से। ओके, चलिएगा। दूसरा चीज देखो यहां पर, यदि हम बात करते हैं कि पेंजिया यानी गोंडवाना, दक्षिणी पेंजिया या फिर गोंडवाना लैंड, तो इससे किसका निर्माण हुआ है? इससे यदि हम बात करें तो एक तो हुआ है निर्माण दोस्तों अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का। और दूसरा दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हाड़ौती प्रदेश का, हाड़ौती प्रदेश का। हम जानते हैं कि राजस्थान के मेनली 4 भौतिक विभाग हैं, जिनमें थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का प्रदेश, ठीक है। इनमें थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान है वो एक्चुअली किसके अवशेष माने जाते हैं? ये अवशेष माने जाते हैं टेथिस सागर के, टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। वहीं पे अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती की बात करें तो ये वाले अवशेष हैं गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड के। अब मैं आता हूं मेन सवाल पर, मेन सवाल पर जरा थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर देखिए, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो मेनली निर्माण है वो 33 सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है। अर्थात हम सिंपल सा ये बात भी बोल सकते हैं कि राजस्थान में अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं पाए जाते। क्या? राजस्थान में अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं पाए जाते। तो चलो मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पर, नोट। राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ओके, ये वाला नोट कि नॉर्थ राजस्थान में अंगारा लैंड के किसी भी प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता। लेकिन आपको एक चीज और नोट करवाता हूं, जरा समझना। देखो, थार का मरुस्थल पूर्वी मैदान का निर्माण मैंने 33 सागर लिखा है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक विशेष बात और लिखता हूं, जरा समझना यहां पर, और वो भी नोट लगा के लिखता हूं। नोट
यदि पूर्वी मैदान, बहुत गौर करना इस पॉइंट पे, यदि पूर्वी मैदान का निर्माण में ऑप्शन, ट्यूशन की ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन में 33 सागर एवं नदियों से निर्मित मैदान, नदियों से निर्मित नदियों से निर्मित मैदान दोनों आए तो नदियों से निर्मित मैदान सही माना जाएगा, सही माना जाएगा। ओके, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, मैंने पहले ही कह दी है ना। हालांकि हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे इनके बारे में, तो उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, चलिएगा बात करते हैं हम थोड़ी सी। अब बात मेनली हम लेके चलते हैं आपको, और वो लेके किसके ऊपर चलेंगे भाई, यानी हम ये भी बोल सकते हैं, वैसे बोलना चाहें तो, कि नदियों से निर्मित मैदान है, इसका मतलब भारत के उत्तर का विशाल मैदान का पार्ट है, भारत के उत्तर विशाल मैदान का पार्ट है। यानी मैं एक प्रकार से मैं बोल लूं तो राजस्थान की जैसे भौतिक विभाग हमने अभी पढ़े हैं, इनका थोड़ा सा मैं वर्गीकरण देखता हूं ना। और यहां पर हमने क्या लिखा है, राजस्थान के भौतिक विभाग। हालांकि टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। हालांकि हम भौतिक विभाग में तो पूरी चर्चा करनी ही करनी है हमें ना, भौतिक विभाग। इसमें देखिएगा नंबर 1 पे दोस्तों हमने किसकी लेकर बात की है, जैसे चलो 1 नंबर पे ले लेते हैं हम अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो यहां पर हम बात करेंगे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं यहां पर थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और चौथे नंबर पर मैं ले लेता हूं पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। अब एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यदि आपको इनके संदर्भ में पूछा जाता है कि एक भारत के भौतिक विभागों में कौन से रूप में आते हैं ना, तो देखिएगा अरावली और हाड़ौती का जो पठार है, इसको हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। वहीं पे थार का मरुस्थल और पूर्वी जो मैदान है, उसे हम दोस्तों किस में पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ते हैं उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर का विशाल मैदान में। ठीक है, तो ये बातें हैं आपको छोटी छोटी सी हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिएगा, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी भी चीज को, जैसे किसी भी ज्योग्राफी को, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे वर्ल्ड हो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बाद में आते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, तीसरे नंबर पर आते हैं उनके नामकरण पे, इस पे नामकरण पे, और फिर आते हैं नामकरण के बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे, है ना। तो हमने इससे पहले यानी कि भौगोलिक परिचय हम देख चुके हैं, भौगोलिक परिचय के बाद में हमने निर्माण देखा, यानी भौगोलिक स्थिति देख ली है ना, निर्माण देखा। हालांकि मैं स्थिति और विस्तार तो टॉपिक अलग है, मैं देखा कि विश्व के संदर्भ में यदि राजस्थान को हम देखते हैं तो कहां पर है, वो चीजें हम देख चुके हैं, कैसे है क्यों है ना, वो चीजें भी हम देख चुके हैं। अब मेनली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है राजस्थान का नामकरण। क्या
राजस्थान का नामकरण, उस मुद्दे पर आते हैं अब। जरा देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था राजस्थान का नामकरण। चलिए, राजस्थान का नामकरण। चलिए, देखिएगा, राजस्थान का कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं था ना। प्राचीन समय में अलग अलग लोग हैं, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं इनके। जैसे मैं एक प्रकार से एक ब्रीफ सा नॉलेज देखते हैं ना, और फिर उसी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान के नामकरण की हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर जैसे मैं एक नंबर पे मैं बात करता हूं, तो एक नंबर पे आपने नाम सुना होगा ब्रह्मदेश का, ब्रह्मदेश। या फिर आपने दोस्तों नाम सुना होगा ब्रह्मवृत का। ठीक है, ब्रह्मवृत नाम सुना है ना, ब्रह्मवृत, या फिर इसे बोला जाता है ब्रह्मदेश। ब्रह्मवृत या फिर ब्रह्मदेश, कैसे नाम पड़ा है वो चीजें हम देखेंगे। इससे बाद में हम बात करते हैं, जैसे नाम सुना आपने मरुकांतर, या फिर इसे बोला जाता है मरुकांताय, मरुकांतर, या फिर इसे बोला जाता है मरुकांताय। चलिए, तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आपने नाम सुना होगा राजपुताना का, रजवाड़ा का। चलिए, मैं लिख देता हूं यहां पर राजपुताना। चौथे नंबर पर लिख देता हूं मैं रजवाड़ा। पांचवें नंबर पर लिख देता हूं नाम राजस्थान। छठवें नंबर पर लिख देता हूं नाम राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य, इन सभी का नाम सुना है। और एक और बचता है जिसका नाम है दोस्तों रायथान। रायथान, ठीक है, रायथान। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी राजस्थान के नामकरण की हम जब बात करेंगे तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक एक नाम का उल्लेख देखते हैं और उनको बारे में समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं ब्रह्मव्रत पे, या फिर हमने जिसको नाम दिया था ब्रह्मदेश, या फिर हमने उसे क्या कहा था दोस्तों, उसे कहा था हमने ब्रह्मवृत। ये नाम कैसे क्या पड़ा है, थोड़ा सा इसकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मानचित्र के द्वारा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, कि जिससे कि आप चीजों को आराम से कनेक्ट कर पाए। देखिए, जैसे ये हमारा भारत है। क्या है दोस्तों, ये हमारा भारत है। अब इसमें सारे को ब्रह्मव्रत नहीं कहा गया था। देखिएगा कि कैसे क्या है। आपने एक नाम सुना होगा कि एक सर बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है दोस्तों, सिंधु। और इधर से एक नदी आती है, आपने नाम सुना हो तो, और इसे हम कहते हैं सरस्वती। सरस्वती, एक्चुअल में सरस्वती नदी है वो सिंधु और यमुना के बीच में बहती थी ना। और इसे एक प्रकार से मैं बोलूं तो इसे नदी तमा तक की संज्ञा दी गई है, माते तमा तक की संज्ञा दी गई है। आजकल हम देखते हैं कि सरस्वती की नदी की जगह, या सरस्वती नदी के पेटे में गगर नदी का प्रवाह है। गगर नदी का प्रवाह है, ये बात हम जानते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम हमारे बातों पे, कि यहाँ वाला जो एरिया है, मतलब कि सिंधु से लेकर सरस्वती नदी के बीच वाला जो एरिया है, जिनमें जे के लद्दाख का कुछ पार्ट है, हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, और उत्तरी राजस्थान है। तो यानी राजस्थान का इसमें मेजर रूप से हम देखें तो कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़, और साथ में ये एक नया जिला बना है जिसे हम जानते हैं अनूपगढ़ के नाम से ना। तो इन सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं यहां पर ब्रह्मदेश है, तो ब्रह्मदेश का दोस्तों अर्थ क्या होता है, ये चीज समझते हैं ना।
अर्थ। यदि आप इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है जहां पर देवताओं का निवास स्थान था, देवताओं का निवास स्थान। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मव्रत या ब्रह्मदेश। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। यदि हम आर्यों की माने, ठीक है, आर्यों की, तो आर्य लोग हैं वो मेनली उत्तर भारत में निवास करते थे। और उत्तर भारत की हम बात करें तो वो आर्य जो लोग हैं वो सिंधु से लेकर सरस्वती नदी के मध्य ही निवास करते थे। जब आर्य लोग सिंधु से लेकर सरस्वती नदी के मध्य ही निवास करते थे तो वो और नदियों को इसका मतलब जानते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने वेदों में इन्हीं नदियों का उल्लेख किया, जैसे सिंधु है, सिंधु की जो मेनली 5 सहायक नदियां हम बोलते हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है ना, और एक ये सरस्वती नदी, इन्हीं की चर्चा की गई है बार बार। ठीक है, और ये मान्यता अर्थ किसके अनुसार है, आर्यों के अनुसार। किसके अनुसार, आर्यों के अनुसार। यानी ब्रह्मवर्त है वो कहां से कहां तक कहा जा सकता है, तो यहां पर मैं बोलूं आपके लिए, तो सिंधु से सरस्वती के मध्य, सरस्वती के मध्य भाग को कहा गया है। ठीक है, भाग को किसने कहा है, आर्यों ने कहा है। ठीक है, इसका उल्लेख कहां मिलता है कि ये आप बातें हैं वो आर्यों ने की है। आपने वैदिक साहित्य का नाम सुना है, अरे वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में भी कौन सा है, आपने ऋग्वेद का नाम सुना हो। ऋग्वेद में इसका क्या मिलता है दोस्तों, इसका उल्लेख मिलता है, या फिर मैं बोलूं तो कि ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। क्योंकि एक प्रकार से मैं बोलूं तो ऋग्वेद क्या है एक्चुअल में, वेद है या वैदिक साहित्य है। ओके, दूसरी चीज देखो कि ब्रह्मव्रत या ब्रह्मदेश में कौन कौन से आएंगे, इसमें शामिल होंगे राजस्थान के। पूरा राजस्थान शामिल नहीं है इसमें, पूरे राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत या ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कहां कहां पर हुआ है फिर, देखिए। राजस्थान की यदि आप बात करते हैं तो राजस्थान के लिए यदि आप देखोगे तो राजस्थान के वर्तमान में हम बात करेंगे तो गंगानगर। दूसरी मैं बात करूं यहां पर तो हनुमानगढ़। तीसरी दोस्तों यहां पर मैं बात करूं तो एक नया जिला जुड़ा है और उसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़, पहले हम केवल दो ही बोलते थे कि यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो है वो ब्रह्मव्रत या ब्रह्मदेश का हिस्सा है। लेकिन वर्तमान में क्या बोलेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मदेश का। और दूसरी एक चीज यहां पर मैं नोट लगा के आपके लिए लिख देता हूं कि नोट, नोट, सरस्वती नदी के पेटे में, पेटे में घगर नदी बहती है वर्तमान में। ठीक है, तो उम्मीद है ब्रह्मव्रत या ब्रह्मदेश है वो नाम कैसे पड़ा है, चाहो तो आप नोट्स के रूप में बना सकते हो, वरना आपको पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखी हुई टोटल, जिससे आप आराम से पढ़ भी पाएंगे ना। चलिए, मैं बनाने के लिए बोल दिया ना, वो बना देगा, एज इट इज जैसा पढ़ाया है वैसे की वैसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हम यहां पर दूसरे वर्ड को लेते हैं, और दूसरा नामकरण हमने देखा था दोस्तों जिसका नाम था मरुकांतर, या फिर इसे नाम दिया था हमने मरुकांताय। चलिए, दूसरा नामकरण जो राजस्थान का था उसको दोस्तों हमने नाम दिया था मरुकांतर, मरुकांतर, या फिर इसे हमने नाम क्या दिया था, मरुकांताय, मरुकांताय। देखिए जरा, इस वर्ड के बारे में हम अच्छी सी चर्चा करते हैं ना। देखिए, सबसे पहले, सबसे पहले देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलिए, मरुकांता या फिर मरुकांतर शब्द का
अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है कि जहां पर रेत की लंबी लंबी कतारें हो, जहां पर रेत की लंबी लंबी कतारें, या फिर आप इसे बोल सकते हो पंक्ति हो। इसका मतलब आप क्या समझे कि जहां पर रेत के धोरे, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी श्रेणियां पाई जाती हो, कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। या फिर मैं बोलूं तो दोस्तों थार का मरुस्थल, वहां पर मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ सर, बोला बिल्कुल मिलती है ना। और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। पंक्ति हो, मरुकांताय। और ये जो मरुकांतर शब्द है वो कहां से आया है? ठीक है, यह है शब्द, शब्द रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। यानी एक प्रकार से मैं बोल रहा हूं तो मरुकांताय शब्द देने वाले दोस्तों कौन है? वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी हैं। और इसका उल्लेख उन्होंने कहां पर किया है? रामायण में किया है। कहां पर? रामायण में किया है। यानी मरुकांताय शब्द राजस्थान के कौन से पार्ट के लिए किया गया है, ये बात भी समझो ना। राजस्थान के पश्चिमी भाग के लिए, पश्चिमी भाग, या फिर मैं बोलूं तो थार के मरुस्थल के लिए, थार के मरुस्थल के लिए प्रयोग हुआ है। ये बात आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। अच्छा चलो, रामायण की दोस्तों बात आ ही गई है तो रामायण के बारे में भी दो बात बता ही देते हैं ना। रामायण के बारे में दो बात कर ही लेते हैं, जब कर ही ली तो ना। रामायण में यदि आप देखोगे तो दोस्तों, रामायण की हम बात करते हैं तो रामायण में आपको पता हो तो रामायण में 7 कांड है। क्या है? 7 कांड। जैसे आपने नाम सुना हो, बालकांड, सुना है क्या नाम? बालकांड, किष्किंधा कांड। चलिए, दूसरा, यहां पर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं तो टोटल लगभग इसमें देखते हैं तो 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं दोस्तों? 24,000 श्लोक हैं। और तीसरी हम बात करें यहां पर तो इसमें लगभग लगभग आप देखोगे तो 645 सर्ग भी हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 645 सर्गों का भी उल्लेख है ना। तो थोड़ा सा ये चीज भी रामायण के बारे में जब आई गई है रामायण की बात, तो सोचा कि थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। तो उम्मीद है कि मरुकांतर या मरुकांताएं जो शब्द है वो कैसे आया है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, नेक्स्ट में बात करते हैं, वो बात करेंगे हम राजपूताना को लेकर। किसको दोस्तों? हम यहां पर बात करेंगे राजपूताना शब्द को लेकर। राजपूताना, ठीक है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग। देखिए, राजपूताना शब्द हमने लिखा। अब सबसे पहले आते हैं हम इसके अर्थ पे ना, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करें राजपूताना की। ठीक है, तो इसका मेनली आप अर्थ देखते हो तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? इसका अर्थ होता है कि राजपूतों द्वारा शासित प्रदेश। क्या हुआ? राजपूतों द्वारा शासित प्रदेश। और उसे क्या नाम दिया गया है? राजपूताना नाम दिया गया है। अब देखिए, राजपूताना शब्द की बात करते हैं अब। ठीक है, राजपूताना शब्द, राजपूताना शब्द की बात करें तो देखिएगा, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम और सर्वप्रथम, दो बार सर्वप्रथम लिखा है मैंने। जरा देखिएगा, पहला सर्वप्रथम, पहले सर्वप्रथम में हम बात कर रहे हैं मौखिक रूप से, है ना, जिसका लिखित कोई उल्लेख नहीं था। मौखिक रूप से, मौखिक रूप से कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। सर्वप्रथम
यानी कि मैं बात करूं लिखित रूप से, लिखित रूप से, यदि आप लिखित रूप से बात करते हैं तो इसका उल्लेख है वो कब मिलता है? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में। आपको पता है कि राजपूताना शब्द है वो दिया किसने? ये राजपूताना शब्द एक्चुअली देने वाले जो हैं उनका नाम है दोस्तों जॉर्ज थॉम्स। जॉर्ज थॉम्स, इन्होंने दिया था मौखिक रूप से सर्वप्रथम। लेकिन लिखित रूप से यदि आप बात करते हैं तो लिखित रूप से इसके साक्ष्य जो दिए हैं वो किसकी पुस्तक में मिलते हैं? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलते हैं। विलियम फ्रैंकलिन, इनकी पुस्तक में मिलते हैं जो कि 1805 में लिखा। अब यहां पर मैं एक पुस्तक की चर्चा करता हूं ना, यहां पर उसको समझना आप थोड़ा सा आराम से समझ पाएंगे। एक पुस्तक है, पुस्तक जिसका नाम है, आपने नाम सुना हो तो, द मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। क्या है पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम है दोस्तों द मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, ये पुस्तक का नाम है। क्लियर? ये पुस्तक, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है उनका? विलियम फ्रैंकलिन। और ये विलियम फ्रैंकलिन ने जो पुस्तक लिखी है वो दोस्तों कब लिखी है? 1805 ईस्वी में। इस पुस्तक में क्या कहा गया है वो बात समझते हैं, ठीक है? और उस पुस्तक में क्या कहा गया है कि संभवतः, संभवतः इस भूभाग के लिए राजपूताना जो नाम देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम मिस्टर जॉर्ज थॉम्स है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर नोट कर देता हूं इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। पुस्तक ये कहती है, यानी विलियम फ्रैंकलिन ने क्या लिखा है कि संभवतः राजस्थान, या राजस्थान वर्ड तो उस समय आया ही नहीं था, संभवतः इस भूभाग के लिए या इस क्षेत्र के लिए, भूभाग के लिए राजपूताना नाम देने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉम्स है। जॉर्ज थॉम्स है। एक बात विशेष आपको पता चली कि विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉम्स का जो क्रेडिट था वो लिया नहीं। उन्होंने भी यही बात लिखी है कि ये शब्द है वो किसने दिया है? वो जॉर्ज थॉम्स ने दिया। ये बात विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में लिखी है जिसका नाम मैंने बताया कि द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको मैं नोट में लिखवाता हूं, और वो नोट क्या है जरा समझिएगा कि ब्रिटिश काल में भी, क्या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र के लिए या इस भूभाग के लिए, इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था, या फिर आप बोल सकते हो होता था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी ब्रिटिश काल में भी राजस्थान को राजपूताना दोस्तों कहा जाता था। यहां तक की बातें उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कड़ी की ओर लिए चलता हूं, ठीक है? आप एक बार देख लीजिएगा कि राजपूताना का अर्थ राजपूतों द्वारा शासित प्रदेश है। शब्द का प्रथम मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स है,
1805 में इसका प्रयोग है वो किसने किया है? विलियम फ्रैंकलिन ने। लेकिन विलियम फ्रैंकलिन ने क्या लिखा है? विलियम फ्रैंकलिन लिखते हैं कि संभवतः इस भूभाग के लिए राजपुताना जो नाम देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? मिस्टर जॉर्ज थॉमसन। ओके, पुस्तक का नाम आपने देख ही लिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में भी राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का दोस्तों प्रयोग होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट मुद्दे पर आए तो एक नाम आपने काफी सुना होगा, और ये सबसे पहले राजस्थाना दित्या। ठीक है, ये जो नाम है सर्वप्रथम देखा गया था, यानी कि एग्जाम में पूछा गया था 2012 या 13 की एग्जाम थी, 2013 में रेट लेवल फर्स्ट की एग्जाम थी, उसमें यह सवाल पूछा था। तब से यह सवाल काफी चर्चा में रहता है, बार बार एग्जामों में भी पूछा जाता है। राजस्थान आदित्य, ठीक है, ये जो नाम है, ये राजस्थान आदित्य, ये नाम है, ये आपको कहां मिलता है? ये मिलता है बसंतगढ़, बसंतगढ़ अभिलेख से, बसंतगढ़ अभिलेख से, या फिर आप बोल दो शिलालेख से। और ये बसंतगढ़ शिलालेख एक्चुअली है कहां पर? बसंतगढ़ शिलालेख की हम बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख आपको कहां पर नजर आएगा? बसंतगढ़ शिलालेख आपको नजर आएगा दोस्तों, वो नजर आएगा सिरोही में। इसमें सिरोही जिले में। ओके, चलिएगा, चलिए बात करते हैं ये एक्चुअली राजस्थान आदित्य या बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो एक्चुअली है कहां पर? यदि आप बसंतगढ़ शिलालेख की बात करते हैं तो ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो एक्चुअली आपको मिलेगा खीमल माता के मंदिर में। कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको खीमल माता मंदिर में, मंदिर में। कब का है? यदि आप बात करते हैं विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, तो 682 ईस्वी पूर्व, यानी 682 का है, ईस्वी नहीं लगाएंगे, विक्रम संवत लगा दिया है तो। या फिर आप इसमें से 57 माइनस करेंगे तो 625 ईस्वी का है। या तो आप 625 ईस्वी बोल दो या फिर 682 विक्रमी संवत बोल दो। ठीक है, वहीं पे ये राजस्थान आदित्य है, ये जो शब्द आया है इसका यदि आप अर्थ देखोगे तो मतलब राजस्थान ही निकल के आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा राजस्थान आदित्य का? यानी हम बोल सकते हैं इसके बारे में, अर्थ के बारे में, कि जहां पर राजाओं का निवास स्थान हो, जहां पर राजाओं का निवास स्थान हो, निवास स्थान हो, या फिर जहां पर राजा रहते हो, ये इसका अर्थ निकल के आता है। ठीक है, तो उम्मीद है राजस्थान आदित्य आप आराम से समझ पाए होंगे कि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही हिमल माता के मंदिर में मिला है, 682 विक्रमी संवत, या फिर बोल दो 625 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व नहीं ईस्वी का है। एक नाम सुना होगा आपने काफी, और एक नाम आता है जिसका नाम है रजवाड़ा। क्या? रजवाड़ा। एक नाम है राजस्थान, एक नाम है राजस्थान। हमें पता है कि ये तीनों शब्द ही देने वाले दोस्तों कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड थे, जिनमें उन्होंने, आपको पता हो तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में उन्होंने रजवाड़ा शब्द का और राजस्थान शब्द का दोनों का उल्लेख किया है। लेकिन राजस्थान शब्द का है वो प्रयोग अपनी जो पुरानी बहियां हुआ करती थी उनमें किया करते थे। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों, वो बात करेंगे हम रजवाड़ा शब्द को लेकर। राजस्थान के लिए एक प्रयोग हुआ है और उसे बोलते हैं हम रजवाड़ा। देखिए सबसे पहले ये रजवाड़ा शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? तो रजवाड़ा शब्द देने वाले व्यक्ति दोस्तों कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। और ये कब दिया है इन्होंने नाम? 1829 ईस्वी में दिया है। ठीक है,
1829 ईस्वी में दिया है। दूसरी यहां से मैं बात करना चाहूं तो इसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख है उस पुस्तक में मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हम बोलेंगे कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी इस पुस्तक का नाम हम क्या बोलेंगे? द एनाल्स, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया है? नाम का उल्लेख किया है। दूसरा, यदि आप देखें तो मैं यहां पर एक नोट लगा के एक लाइन लिखता हूं, जरा समझना। नोट, नोट, रजवाड़ा शब्द का उल्लेख, रजवाड़ा शब्द का उल्लेख चारण साहित्य में भी मिलता है। चारण साहित्य में भी मिलता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। लेकिन लेकिन रजवाड़ा शब्द का जो चारणों ने बेचारों ने उल्लेख किया है तो उसके सर्वप्रथम नाम नहीं दिया गया। लेकिन सर्वप्रथम यदि रजवाड़ा शब्द की बात करते हैं तो वास्तविक तौर पर चारण साहित्य में मिलता है इसका उल्लेख, है ना? शब्द का सर्वप्रथम, अच्छा सर्वप्रथम नहीं लिखा क्या? चलिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं सर्वप्रथम। लेकिन एग्जामिनर ने यहां से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा है। वो सीधा पूछता है कि रजवाड़ा शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये तो कर्नल जेम्स टोड है ना। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चारण साहित्य में मिलता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद में एक नाम आता है जिसका नाम आप बोल सकते हो रायथान। क्या? रायथान। वो भी किन्होंने दिया है? वो भी कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया है। तो यहां पर मैं उल्लेख कर देता हूं, एक शब्द है और उसका नाम है रायथान। राजस्थान की भी बात करेंगे हम, रायथान। ठीक है, तो ये शब्द किसने दिया है? ये शब्द भी दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुरानी बहियों में, अपनी पुरानी बहियों में किस नाम का उल्लेख किया है? अपनी पुरानी बहियों में। अपनी पुरानी बहियों में जो उल्लेख किया है वो किया है दोस्तों रायथान शब्द का उल्लेख। ओके, रायथान शब्द का उल्लेख। चलिएगा, इसके अलावा हम बात करते हैं। देखो, आपने काफी बार नाम सुना होगा कि जैसे राजस्थान का जो इतिहास है वो लिखा किसने है वैज्ञानिक तरीके से? तो वैज्ञानिक तरीके से लिखा है जेम्स टोड ने। लेकिन सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में लेखन का प्रयास है वो कवि राजा श्यामल दास ने भी किया था, आपको याद हो तो। और उसकी पुस्तक का नाम वीर विनोद था। क्या नाम था? वीर विनोद था। चलिए, आप एक बार इतना सा कर लो, फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बाकी वाली जो बात है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। चलिए, चलिएगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और यहां पर देखते हैं ना, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको इतिहास के बारे में दो चार बातें बता देता हूं ना। यहां पर हम लिख रहे हैं इतिहास। ठीक है, यदि हम बात करें इतिहास को लेकर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर एक नंबर पे। और एक नंबर पे जो इतिहास की हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं यहां पर हम विश्व के इतिहास को लेकर। विश्व का इतिहास देखिए और थोड़ा सा समझिएगा। विश्व के इतिहास को लेकर हम बात करते हैं तो विश्व के इतिहास का सर्वप्रथम यदि आप जानते होंगे तो लेखन का प्रयास या इसका श्रेय है वो किसे दिया जाता है? विश्व का इतिहास लिखा है दोस्तों हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने। ठीक है,
आपको पता हो तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक, और पुस्तक का नाम आपको पता हो तो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है? विश्व के इतिहास का लेखन का प्रयास किया है। लेकिन हम वहीं पे बात करें कि भारत के इतिहास का लेखन का काम किसने किया है? भारत का इतिहास। इतिहास, यदि आप भारत के इतिहास को लेकर बात करते हैं तो भारत का इतिहास लिखा किसने दोस्तों? वो श्रेय मिलता है वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी को। आपको पता हो वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? वेद व्यास जी ने जो मेन लिखा था वो क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। महाभारत, ठीक है। आपको पता हो तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, काफी बार नाम पूछा गया है। जय संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत का जो, देखो किसके मेन कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के कहने पर जो जय मुनि जी हैं उन्होंने तैयार की थी। जय मुनि जी के नाम पर ही इसे जय संहिता कहा जाता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ना। लिखा एक्चुअल में लिखा किसने है? लिखा तो जय मुनि ने है, लेकिन किसके निर्देशन में? वेद व्यास के निर्देशन में। आपसे सिंपल सा यही सवाल पूछता है कि भारत के इतिहास का लेखन किसने किया है? तो वेद व्यास जी है। ऑप्शन में जय मुनि हो, वेद व्यास जी नहीं हो तो हम उस पर भी जा सकते हैं ना। चलिएगा, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, देखिएगा, राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान का इतिहास का जो लेखन कार्य है वो किसने किया है? राजस्थान का इतिहास का जो श्रेय है वो दिया जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड। और ये किस रूप में बोलते हैं? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन राजस्थान के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम प्रयास वो किसने किया है? ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में कवि राजा श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने किया था। और आपको याद हो तो कवि राजा श्यामल दास जी जो हैं, ठीक है, और इन्होंने पुस्तक का नाम क्या था कवि राजा श्यामल दास की? तो पुस्तक का नाम दोस्तों वीर विनोद था। ये भी याद रखिएंगे, क्या नाम था? वीर विनोद। ओके, तो ये तो हुई बेसिक जानकारी हमारी। अब बात करते हैं राजस्थान शब्द के बारे में। राजस्थान शब्द के बारे में, और ये राजस्थान शब्द देने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। उनकी पुस्तक का नाम हम पहले से भी देख चुके हैं कि पुस्तक का नाम क्या था भाई? पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां तक देख लिया होगा, विश्व का इतिहास हेरोडोटस, भारत का वेद व्यास, राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड, वैज्ञानिक तरीके से लेखन। लेकिन पहला प्रयास है वो कवि राजा श्यामल दास ने किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे ना। यदि प्रथम प्रयास की वो बात करता है तो वो चीजें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये ले लो, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो ना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, चलिए। हालांकि आपको पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलिएगा, बात करें नेक्स्ट आगे की ओर। अब बात कर लेते हैं राजस्थान नाम की ना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, बात करते हैं राजस्थान नाम। राजस्थान नाम, ये राजस्थान नाम कैसे पड़ा और इसका श्रेय है वो किसको जाता है, उसी की बात करते हैं सबसे पहले। यदि हम बात करें तो राजस्थान जो नाम है वो एक्चुअली देने वाले व्यक्ति कौन है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सर ये तो कर्नल जेम्स टोड थे। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ये कब दिया था? 1829 में। यदि आप डेट की भी मेंशन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सर ये नाम है
वो 20 जून 1829 को दिया गया था, 1829 को। राजस्थान का वैसे अर्थ हम पहले से भी देख चुके हैं, मैं एक बार से फिर से मेंशन कर देता हूं। इसका अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान, राजाओं का निवास स्थान। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम इसी मुद्दे पर थोड़ी सी आगे की ओर। इस राजस्थान नाम का जो उल्लेख है वो मिला कहां पर? तो वो मिला है पुस्तक में। और पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द एनाल्स, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यदि एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इस पुस्तक का उपनाम। ठीक है, इस पुस्तक का यदि आप बात करते हैं उपनाम की, इस पुस्तक का उपनाम, उपनाम नाम सुना आपने? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये नाम है इसका। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं उपनाम। दा बोल दो या फिर दी बोल दो, कोई इश्यू नहीं है। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलिए, ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में यदि आपको पता हो तो ये जो पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद का श्रेय किसे जाता है? ये सवाल भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। तो हिंदी अनुवाद किसने किया है? वो हिंदी अनुवाद किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने किया है। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चलिए, यहां तक हो गया। अब बात कर्नल जेम्स टोड की, इतनी लंबी चौड़ी हमने बात कर ली कि कर्नल जेम्स टोड ने ये किया, कर्नल जेम्स टोड ने ये किया। थोड़ा सा मैं इस कर्नल जेम्स टोड की जो जीवनी है उसके बारे में भी दोस्तों आपके लिए थोड़ी सी बात कर ही लेता हूं। देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं हम, ये बात तो हम देख चुके हैं। आपको एज इट इज है ना पीडीएफ, टाइप्ड पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं परेशानी की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड के बारे में। क्या विशेष बात है, देखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में इतने सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवालों को छूते हुए, इन सवालों को छूते हुए ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। चलिएगा, सबसे पहला पॉइंट, यदि आप बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का भारत में आगमन कब हुआ? भारत आगमन। और दूसरी मैं बात करता हूं यहां पर राजस्थान आगमन। यहां पर दो बातें करेंगे हम, भारत आगमन और राजस्थान आगमन। देखिएगा, सबसे पहले ये भारत में आए थे 1798 ईस्वी में ग्वालियर में। और राजस्थान की हम बात करते हैं तो 1818 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। उस समय मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह हुआ करते थे। कौन? भीम सिंह। तो यहां पर भारत आगमन कब हुआ है? भारत आगमन इनका हुआ है 1798 ईस्वी में। ईस्वी में कहां पर आए थे ये? सबसे पहले ये ग्वालियर आए थे, ग्वालियर। राजस्थान आगमन इनका कब हुआ? 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में
क्या बनकर आए थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। एजेंट बनकर बनकर महाराजा भीम सिंह के समय आए थे। भीम सिंह के समय। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे। ओके। दूसरा देखो, एक इसका कई बार बहुत ज्यादा नाम चर्चा में रहता है, और वो नाम क्या है? इनका उपनाम। और उपनाम दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? घोड़े वाला बाबा। ये इनका नाम है, वो बहुत फेमस है, घोड़े वाला बाबा। दूसरा, यहां पर देखिएगा, एक बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु को लेकर। तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में। यदि आप बात करते हैं, एक एग्जामिनर ने तो इनकी पत्नी तक का एक नाम पूछ लिया ना, पत्नी। तो पत्नी का नाम मैं भी यहां पर मेंशन कर देता हूं। पत्नी का नाम था इनका जूलिया। क्या नाम था दोस्तों? जूलिया नाम था। इनके गुरु, ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञान चंद्र। ये नाम याद रखना, इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था ना। ये यति ज्ञानचंद्र की बात करें तो ये मेवाड़ रियासत के थे, और ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से थे ना। यति ज्ञानचंद्र मेवाड़ रियासत से रिलेटेड थे। मेवाड़ रियासत के मांडलगढ़ भीलवाड़ा से रिलेटेड थे। लेकिन आपको इस वर्ड के बारे में भी बताता हूं कि ये यति क्या है। क्या? यति क्या है? यति की आप बात करते हो तो यति जो शब्द है, यति शब्द जैन धर्म में, जैन धर्म में साधु संतों के लिए प्रयोग होता था, या प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कब से कब तक रहे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं 1818 से लेकर 1822 तक। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर रहते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। ओके। और आपको पता हो तो ये जो महाराजा भीम सिंह है ना, ये कर्नल जेम्स टोड के कहने पर ही इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे। चलिए, लिख रखेंगे क्या? मैं लिख ही देता हूं ना। तो ये इतनी बातें हो गई कि 1798 में ग्वालियर में आए, 1898 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए, जिस समय मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह हुआ करते थे। उपनाम घोड़े वाले बाबा है। मृत्यु 1835। पत्नी जूलिया। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र है, जो कि मेवाड़ रियासत में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से थे, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे 1818 से लेकर 1822 तक। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, बात हमारी कर्नल जेम्स टोड की चल रही है ना, कर्नल जेम्स टोड की चल रही है। ये स्लाइड हमारी कर्नल जेम्स टोड को ही समर्पित होगी। कर्नल जेम्स टोड, मैं वापस मेंशन कर देता हूं, जेम्स टोड। देखिएगा कि और क्या इसकी विशेष बातें बची हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महाराजा भीम सिंह, मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह कर्नल टोड के कहने पर ही, या कर्नल जेम्स टोड के कहने पर ही, के कहने पर ही अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। सहायक
संधि की। दूसरी चीज देखो यहां पर, और क्या विशेष बात है कर्नल जेम्स टोड के लिए। तो देखो कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वत माला के जयपुर से आगरा विस्तार को, आगरा विस्तार को काली खो नाम दिया है। ये बात कई बार एग्जामिनर ने पूछी है ना। क्या नाम दिया है? काली खो, काली खो कहा। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड ने आपने नाम सुना हो तो गुरु शिखर को उन्होंने संतू का शिखर भी कहा था। क्या? गुरु शिखर को संतू का शिखर, याद है ना। कई बार एग्जामिनर ने यह सवाल भी पूछा है कि गुरु शिखर को, शिखर को उसकी एकांतता देखते हुए, एकांतता देखते हुए संतों का शिखर कहा। ओके, ये बात भी याद रखनी है आपको। चलिए, तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें थी वो कर ली। अब बात करते हैं कि राजस्थान जो नाम है, राजस्थान नाम है वो स्वतंत्रता के बाद में कैसे प्रचलन में रहा, थोड़ी सी हम बात उसकी भी कर लेते हैं ना। तो राजस्थान नाम वैसे दिया कर्नल जेम्स टोड ने है। हालांकि बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख है, वहां पर भी राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख मिला था जो कि 682 विक्रमी संवत का था। वहीं पे अब देखो, और बात करें हम यहां पर, तो वो बात करते हैं कुछ स्पेशली राजस्थान शब्द को लेकर। देखिएगा क्या क्या मेन बातें निकल के आती हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। राजस्थान शब्द, इसी की चर्चा कर रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड वाली बातें तो हम कर चुके हैं ना। अब पहला इसका पॉइंट देखिएगा जरा, क्या पॉइंट निकल के आता है। पहला देखो, यदि हम बात करें स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार प्रयोग, क्या मेन पॉइंट पे गौर करना, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का नामोल्लेख कहां हुआ है। राजस्थान शब्द आपने नाम सुना हो, राजस्थान का दूसरा चरण जो कि 25 मार्च 1948 को था। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण, दूसरे चरण जो कि कब था भाई, 25 मार्च 1948 में राजस्थान संघ नाम दिया गया, नाम दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है ना। यानी राजस्थान संघ जो नाम है या राजस्थान शब्द सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद कब प्रयोग हुआ है, दूसरे चरण में एकीकरण के, और उसमें नाम क्या दिया गया है, राजस्थान संघ। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं पे एक चीज चलो हम चर्चा कर ही लेते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है लेकिन। अरे राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस आप सभी को पता है 30 मार्च को मनाया जाता है। किसको? 30 मार्च को। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो भी समझाता हूं ना।
राजस्थान दिवस मनाने का 30 मार्च के पीछे मेन रीजन क्या है, जरा समझते हैं ना। और वो रीजन क्या है कि 30 मार्च 1949 यानी 1949 को राजस्थान की चार बड़ी रियासतें, चार बड़ी रियासतें जिनको जे 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 बी के नाम से हम जानते हैं, रियासतें जिनमें पहला जे का मतलब जयपुर है, दूसरे जे का मतलब है जोधपुर है, तीसरे जे का मतलब जैसलमेर है एवं बीकानेर, बीकानेर का विलय राजस्थान में हुआ था कि नहीं विलय। तो जैसलमेर एवं बीकानेर का विलय राजस्थान संघ में किया गया, राजस्थान संघ में किया गया था, किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस है वो दोस्तों कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 के दिन, जब राजस्थान की चार बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल हुई राजस्थान संघ में। तो इसी कारण से 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। लेकिन एक विशेष बात और बताता हूं, राजस्थान नाम को आधिकारिक या विधिवत मान्यता कब मिली, जरा बताइए। देखिएगा, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, राजस्थान नाम विधिवत या फिर आधिकारिक तौर पर कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, क्योंकि क्योंकि इस दिन राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का सृजन हुआ था, क्योंकि इस दिन राजस्थान में मुख्यमंत्री पद सर्जन हुआ था या सर्जित किया गया था, ठीक है, हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको कुछ और बातें भी हैं राजस्थान शब्द से जुड़ी हुई, उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं ना, फिर आज की क्लास को हम थोड़ा सा समाप्त करेंगे। ये चीजें देखना कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 20 जून। लेकिन इससे पहले राजस्थान अद्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जो कि 682 विक्रमी संवत का था। फिर हमने क्या देखा कि सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान संघ के रूप में किया गया। लेकिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की चार बड़ी रियासतें, जिनमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का जो संघ यानी बीकानेर का जो एक प्रकार से मैं बोलूं तो एकीकरण में शामिल हुए थे राजस्थान के में, यानी राजस्थान संघ में शामिल हुए थे। वहीं पे वहीं पे राजस्थान का नाम विधिक तौर पे या फिर आधिकारिक तौर पे कब पड़ा है, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन मुख्यमंत्री पद का सर्जन हुआ। इसके अलावा कुछ और बातें जो बची हैं, जरा पॉइंट टू पॉइंट में और कर लेता हूं यहां पर। पहला पॉइंट देखिए, यदि सवाल आता है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, पॉइंट देखते चलो कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। या फिर आपको मैं बोलूं तो राजस्थान का स्थापना दिवस या राजस्थान की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1956 को। क्यों, ये बात भी आपको समझाता हूं, इस वाले पॉइंट को देखिएगा। क्योंकि क्योंकि इस दिन इस दिन राजस्थान
अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। आया था। और या फिर मैं बोलना चाहूं तो ये बात भी बोल सकता हूं कि इस दिन राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। ठीक है। और आपको एक और विशेष बात बताऊं तो इस दिन क्या हुआ था। इस दिन अजमेर को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। जिला बनाया गया था। ठीक है। चलिएगा। लेकिन एक नोट लगा के मैं एक चीज लिख देता हूं। नोट अजमेर संभाग। नोट अजमेर संभाग 26 जनवरी 1987 यानी 1987 को हरिदेव जोशी हरिदेव जोशी सीएम हुआ करते थे के समय बनाया गया था। हालांकि इसकी पूरी चर्चा तो हम संभाग जब पढ़ेंगे ना उसमें करेंगे। ठीक है। इसमें करेंगे। ये मेन फैक्ट तो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं कुछ बातें जो हैं जो राजस्थान के फैक्ट के रूप में ले सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। वैसे कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ फैक्ट बनते हैं कि जहां से अपने क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और वो फैक्ट्स क्या हैं जरा जानते हैं ना। ये चीज देख लीजिएगा कि राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को क्यों है। क्योंकि इस दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। लेकिन अजमेर संभाग 26 जनवरी 1987 को बनाया हरिदेव जोशी के समय। उस समय सीएम हुआ करते थे। यहां पर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों क्या है, जरा पॉइंट टू पॉइंट 2-4 पॉइंट, बस ये लास्ट स्लाइड होगी आपकी। जरा देखिए क्या है। पहला पहला राजस्थान, जो आपके एग्जाम से थोड़ा से दूर है फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि शब्द का उल्लेख राजस्थान शब्द का उल्लेख आपने मुहणोत नैन्सी का नाम सुना है। मुहणोत नैन्सी का, चलो उल्लेख सर्वप्रथम सर्वप्रथम मुहणोत नैन्सी मुहणोत नैन्सी मुहणोत नैन्सीरी ख्यात। मुहणोत नैन्सीरी ख्यात में किया गया। पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए ना। आपने वीरभान जी का नाम सुना है, जिनकी पुस्तक के बारे में भी काफी बार नाम आता है। वीरभान, काफी बार पुस्तक के बारे में पूछा गया है। वीरभान जी की पुस्तक, और उस पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है, राज रूपक। राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख
मिलता है। चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं एक फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, यदि हम बात करें जॉर्ज थॉमस की, ठीक है, तो उनकी पुस्तक का एक्चुअली जो प्रकाशन है वो हमने देख लिया कि भाई 20 जून 1829 को हुआ है। लेकिन यदि आपको पता हो तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, उनकी पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, वैसे राजरूपक की बात चली गई है तो राजरूपक के बारे में यदि मैं कोई और जानकारी आपको देना चाहूं तो राजरूपक में क्या है, कि राजरूपक जो पुस्तक है उसमें क्या मिलता है। यहाँ पर जोधपुर और गुजरात के मध्य हुए युद्धों का वर्णन मिलता है। राजरूपक में क्या मिलता है? जोधपुर एवं गुजरात के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसी में नाम दिया गया है राजस्थान का। दूसरा देखिएगा, यहां पर मैं थोड़ी सी कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी बात कर लेते हैं ना। चलो, कर्नल जेम्स टोड की तो हो चुकी है, थोड़ा सा मैं बोल रहा था जॉर्ज थॉमस है ना, उसके बारे में भी। अब जॉर्ज थॉमस की मैंने एक पुस्तक का नाम अभी लिया है, जॉर्ज थॉमस। भाई कर्नल जेम्स टोड की पूरी डिटेल देख चुके हैं तो जॉर्ज थॉमस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजपुताना जो नाम है वो इन्होंने ही तो दिया था। जॉर्ज थॉमस, आपने सिंधिया का नाम सुना है? दौलत राव सिंधिया उनका अंग्रेजी कमांडर था। ठीक है, तो यहां पर जॉर्ज थॉमस कौन थे? दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी सेना के कमांडर। आपको पता है कि अंग्रेजों ने महाराजाओं के साथ में संधि कर करके ना वहां पर क्या किया था? वहां पर क्या किया था कि वहां पर अपनी सेनाएं वगैरह भी रखते थे, और उनका एक कमांडर है वो अंग्रेजों को ही बनाते थे, ऐसा करते थे ना। इसी प्रकार से तो उन्होंने पूरे भारत पे शासन किया था। दूसरी देखो, यहां पर बात हमारी जॉर्ज थॉमस को लेकर चल रही है। जॉर्ज थॉमस की मैंने पुस्तक की चर्चा कर ली थी ना, लेकिन उसके प्रकाशन की चर्चा नहीं की। पुस्तक, और उनकी पुस्तक का नाम मैंने क्या बताया था? द मिलिट्री या दी मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लेकिन याद रखिए जॉर्ज थॉमस ने नहीं लिखी है पुस्तक है ना, ये तो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है ना। पुस्तक द मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन वो किसने किया है? लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। वेलेजली ने करवाया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना कि बहुत शानदार सेशन चल रहे हैं, वो भी ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।